हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के ओवरव्यू के बारे में। ओवरव्यू का मतलब है कि ये एक्ट किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है और इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, ये हम ब्रॉडली जानने की कोशिश करेंगे कि कितने सेक्शंस हैं और किस सेक्शन के अंदर क्या क्या प्रोविजन दिए हुए हैं। तो ये किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो प्रियम्बल में दिया रहता है, उस ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उस एक्ट को जान पाएंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1 एंड 2, जैसा कि आपको पता है सेक्शन 1 जनरली किसी भी एक्ट का टाइटल होता है, यानी उसका नाम होता है, कमेंसमेंट होता है कि वो कब से इफेक्टिव हुआ, और सेक्शन 2 जनरली डेफिनेशन होता है। और किसी भी एक्ट में सेक्शन 2 बेसिकली डेफिनेशन का दिया होता है, एक्सेप्ट 1 और 2 वो कुछ एक्सेप्शंस हैं। उसके बाद आते हैं सेक्शन 3 एंड 4। सेक्शन 3 में मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कब माना जाएगा, किस ऑफेंस को माना जाएगा, ये दिया हुआ है। और सेक्शन 4 में ये दिया हुआ है कि इसकी पनिशमेंट क्या है। तो जनरली 3 से 7 साल की जेल की सजा है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। अगर ड्रग्स का मामला है तो 7 साल से बढ़कर 10 साल हो जाता है। उसके बाद सेक्शन 5 to 11A है, जिसमें अटैचमेंट, एडजुडिकेशन और कन्फिस्केशन की बात की गई है। अटैचमेंट का मतलब होता है कि अगर ईडी को पता चलता है कि कहीं किसी के यहाँ भारी मात्रा में कैश मिला है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिली है जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से बनाई गई है, तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। अटैचमेंट का मतलब होता है कि ताकि उस प्रॉपर्टी को या उस पैसे को वो आदमी फर्दर कहीं पे यूज न कर पाए या किसी तरीके से एलिएनेट न कर पाए, डिस्पोज न कर पाए। उसके बाद एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग चलती है, जिसमें डिसाइड होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है या नहीं बनता है, और अगर बनता है तो लास्ट में कन्फिस्केशन होता है, यानी उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है ईडी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 12 से 15, जिसमें रिपोर्टिंग एंटिटीज आरएस के ऑब्लिगेशंस बताए गए हैं। रिपोर्टिंग एंटिटीज का मतलब होता है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडियरीज, यानी कि इनको क्या क्या रिकॉर्ड रखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, और केवाईसी के प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ये रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ये कैसे करनी है, ये सारे इसमें बताए गए हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 16 से 24, जिसमें ईडी को सर्च, समन और सीजर की पावर दी गई है। भाई वो कहीं सर्च करेगा, सीज करेगा प्रॉपर्टी को और सम्मन देगा, तो इसके लिए भी प्रोविजन चाहिए ना, तो ये प्रोविजन यहाँ दिया गया है। उसके बाद आता है सेक्शन 25 से 42, जिसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात की गई है, यानी यहाँ पे जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी है, अगर वो कोई भी ऑर्डर पास करती है, उस ऑर्डर से वो आदमी अगर खुश नहीं है जिसने ये क्राइम किया है, तो वो आदमी इस अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर सकता है। सेक्शन 43 से 47 में स्पेशल कोर्ट यानी पीएमएलए कोर्ट, आपने सुना होगा, कई बार कोई केस लगती है ईडी की तो ये बताया जाता है न्यूज में कि ये फलाना पीएमएलए कोर्ट में आज इसकी हियरिंग है। तो वो स्पेशल कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से कोर्ट को पीएमएलए कोर्ट माना जाएगा। उसके बाद आता है 48 to 54, जिसमें अथॉरिटीज की बात की गई है कि इस एक्ट के अंदर कौन कौन से वो अथॉरिटी हैं जिनको क्या क्या पावर देनी है। तो उसमें सबसे पहला इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी है, आपने सुना होगा। उसके बाद है FIUIND, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है और इसका काम है डेटा कलेक्शन, डेटा रिपोर्टिंग, डेटा स्प्रेडिंग। ये सरकार को सारी इंफॉर्मेशन देती है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, ये सारे डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग करती है। और ईडी का काम है पीएमएलए एक्ट को इन्फोर्स करवाना। उसके बाद आता है 55 to 61, ये इंटरनेशनल मैटर में जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। मान लीजिए इंडिया का कोई आदमी मनी लॉन्ड्रिंग करके फॉरेन भाग गया, तो उस आदमी के साथ कैसे डील करना है, वहां की सरकार से कैसे संपर्क करने, क्या प्रोसेस होगा उसको यहाँ लाने का या उसके ऊपर मुकदमा चलाने का। तो ये सारे प्रोविजन 55 to 61 में दिए गए हैं। लास्ट में आता है 62 to 75, इसमें मिसलेनियस, जो जैसे कि बाकी सारे एक्ट में मिसलेनियस प्रोविजंस होते हैं वो होते हैं। और द मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे लास्ट में एक शेड्यूल है इस एक्ट के अंदर, जिसके 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और इस शेड्यूल में ये बताया गया है कि वो कौन कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, उस एक्टिविटीज के थ्रू अगर आपने कोई पैसा कमाया है, उस क्रिमिनल एक्टिविटी से जो पैसा कमाया है और उस पैसे से आपने अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई है, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो सेक्शन 3 में बताया गया है। तो आई होप कि ये पूरा ओवरव्यू आपको अच्छे से समझ में आ गया।